जोहार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है रोग एवं उपचार। और ये मैं सीरीज ला रहा हूं इसलिए क्योंकि सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट और आने वाले एसएससी सीजीएल इसमें आपको जो साइंस के टॉपिक हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको स्पेशली आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में जो है 20 क्वेश्चंस तो आपको जनरल साइंस से ही पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक लाऊंगा वो बिल्कुल हॉट टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं साइंस में। अगर अदर टॉपिक आप नहीं पढ़ के भी जाएंगे तब भी यहाँ पर आप 90% स्कोर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 10% स्कोर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो आज का ये जनरल साइंस में पहला एपिसोड है और इसमें आपको 25+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स आप लोगों के लिए एक से एक कोर्स ला रहे हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि ऐप के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स है ना, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट, ये आपको सिंबल दिख जाएंगे गूगल प्ले में, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आप झारखंड कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं तो पेपर 2 से संबंधित अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट चाहिए तो मात्र आपको 499 रुपये में मिल रहा है। अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव महाअभ्यास से अच्छा चीज़ आपको और कुछ नहीं मिल सकता। और यहाँ पर आपको 7500+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज सिलेक्शन टेस्ट भी मिलेगा, विगत वर्षों के झारखंड जीके के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। अगर आप जेपीएससी सीडीपीओ पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेपर 1 से 15 मॉक टेस्ट, पेपर 2 से 15 मॉक टेस्ट मात्र 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहे कोर्सेज की जानकारी। अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है MERS यानी कि मर्स, MERS, ठीक है, मर्स। दूसरा दिया हुआ है सार्स यानी कि SARS, सार्स। तीसरा दिया हुआ है कोविड-19। तो अगर आप इसका आंसर बनाना चाहते हैं तो 1 का आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, इनमें से सभी ये कोरोना वायरस का आंसर हो जाएगा कि मर्स भी बीमारी है जो कोरोना वायरस से होता है, सार्स भी कोरोना वायरस से होता है, कोविड-19 जो आया था वो भी कोरोना वायरस से होता है। चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि मर्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो आपको याद रहेगा, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर आप सार्स का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर, अगर आपको सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरा वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और कोविड-19 ये तो हाल फिलहाल की घटना है, 2019 में आई थी, आपको पता है 2021 तक चला था। और ये पूरा वैश्विक महामारी था ना, ये पेंडेमिक था ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, कोरोना वायरस डिजीज, जो कि 2019 में आया था, इसीलिए इसका नाम कोविड-2019 पड़ गया। ठीक है, तो पहला का आंसर आपको मिल गया। इसमें से तीनों की तीनों बीमारी जो है कोरोना वायरस से ही होता है।
सेकंड क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? अगर डेंगू बुखार आपको हुआ है तो आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाएगी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, दूसरा है हीमोग्लोबिन की, तीसरा है शर्करा की और चौथा है जल की। तो इसका आंसर देने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम अभी वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरस डिजीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायरस डिजीज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायरस जो है वो यानी कि इसको विषाणु भी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में विषाणु भी बोला जाता है। और ये नॉन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसका सेल का पता नहीं चलता, नॉन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। फिर आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों के दोनों एक साथ नहीं होता है। क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ नहीं होता है इसलिए इसको जीवित रहने के लिए, ऐसे तो जीवित रहेगा ये, लेकिन अपना वृद्धि करने के लिए, अपना संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या वृद्धि के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये दूसरे शरीर में जाएगा वहां पर अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। ग्रोथ करने के लिए ये वायरस की पहचान होती है। दैट्स वाई क्या होता है कि इससे रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती है उसका दवा नहीं निकल पाता है ना, क्योंकि इसका जो भी वायरस है उसकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम किसी भी तरीके का मेडिसिन बना पाएंगे। तो जनरली हम लोग देखेंगे वायरस से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो वैक्सीन से उपचार किया जाता है, ठीक है। ये हो गया वायरस के बारे में जानकारी। और मैं बताना तो अगर आप और इसके बारे में देखना चाहें तो वायरस से होने वाली डिजीज क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आप बहुत फेमस नाम आप जान सकते हैं। ये पोलियो, ठीक है, पोलियो हो गया, हैजा हो गया यानी कि कॉलेरा, ठीक है, मम्स हो गया, राइट। उसके बाद आप अभी देखिए यहाँ पर जो लिखे थे कोरोना पहला क्वेश्चन में, आप और नाम देखना चाहेंगे तो आपको एड्स मिल जाएगा। तो ये सभी बीमारियां जो है ये किससे होता है दोस्तों? ये सभी बीमारियां जो है वायरस से रिलेटेड डिजीज है। इसमें आपको और भी बहुत सारा नाम मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने हैजा जो लिखा है ना ये गलत है, हैजा नहीं हुआ यहाँ पर। वायरस जो है हैजा नहीं फैलाता, ठीक। तो ये पोलियो, मम्स, कोरोना, एड्स है ना, ये सब जो बीमारियां हैं वो वायरस से फैलता है। आगे मैं और भी नाम बताऊंगा, चलिए अभी इतना देखते हैं। ये देखिए डेंगू भी दिया है ना। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि डेंगू में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है। तो ये डेंगू वायरस जो है एक मच्छर उसका वाहक होता है, अभी मैं उसके बारे में भी आऊँगा। तो ये बारे हो गया। तो इसमें ऑप्शन था प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शर्करा की या फिर जल की। तो सेकंड का आंसर जो होगा दोस्तों, डेंगू बुखार होने से आपको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि डेंगू होता क्या है, डेंगू फैलता कैसे है।
तो डेंगू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं कि डेंगू का कारण जो है वो आपका डेंगू वायरस ही है, ठीक है, डेंगू वायरस। इसका और भी एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेविविराइड फीमाइल, है ना, फ्लेविविराइड फेमाइल, ठीक है, इसका नाम है, इस वायरस का नाम है। अब अगर इसका वाहक की बात करें तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, वाहक कौन है? तो वाहक जो होता है वो होता है दोस्तों एडिस मच्छर, एडिस मस्क्यूटो, ठीक है, मस्क्यूटो। और आप जानते हैं कि हमारी राजधानी जो दिल्ली है ना, वहाँ पर ये डेंगू जो है बहुत ज़्यादा होता है, और खासकर बरसात आने से पहले, बरसात के समय में जो है सीजन में, ये वहाँ पर ये फैल जाता है। और गर्मियों में भी जब एसी कूलर बहुत ज़्यादा चलाते हैं और पानी का जमाव जगह जगह कर रखते हैं, तो वहाँ पर ये एडिस मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं, ठीक है। ऐसे तो एडिस मच्छर से और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, चिकनगुनिया भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको हो गया 2 का ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन है मधुमेह डायबिटीज के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए, या फिर टाइफाइड की पहचान करने के लिए। अगर आप ऑप्शंस में सही आंसर चूज करना चाहें तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो होगा वो एड्स पहचानने के लिए करते हैं। तो 3 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ अगर मैं एलिसा का फुल फॉर्म लेना चाहूँ तो ELISA, एलिशा। तो दोस्तों ई फॉर होता है तुम्हारा क्या? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। एल से क्या होता है? एल फॉर होता है लिंक्ड। आई फॉर क्या होता है? इम्यूनो, ये देखिए इम्यूनो, देखिए ये एड्स बीमारी से रिलेटेड है ना, तो इम्यूनो सिस्टम से है, तो आई फॉर इम्यूनो सोर्बेंट होता है, इम्यूनो सोर्बेंट, ठीक है। और एस फॉर क्या होता है? एस मतलब ये इम्यूनोसोर्बेंट, एस, आई और एस का फुल फॉर्म हो गया दोनों को मिला के। और ए फॉर होता है एस, ASSAY, ऐसे ये होता है। तो आइए चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं एड्स के बारे में। ये एड्स क्या होता है? तो एड्स का जो, ये देखिए AIDS, एड्स बोलते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ऐसा बीमारी है जिसका फुल फॉर्म ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसी से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एड्स का ये फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है। ये फैलता किस तरीके से है? ये फैलता है HIV वायरस से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से फैलता है। और अगर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहें तो एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में HIV1 एंड HIV2 ये फेमस है, और इंडिया में इसका टाइप C मिलता है, इंडिया में इसका टाइप C मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी मेरे ख्याल में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बारे में अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
इसके बारे में अगर और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि एड्स दिवस जो है, एड्स दिवस, एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 1 दिसंबर को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो देखिए, पोलियो, मैंने बताया कि पोलियो जो है वो सबसे पहले तो हमने बताया कि वायरस से फैलने वाला डिजीज है, ये वायरस से होने वाला डिजीज है, वायरस। तो ये कौन सा वायरस से फैलता है? इसका नाम है पोलियो माइलिटिस वायरस, पोलियो माइलिटिस वायरस, ठीक है, वायरस। अब यहां पूछा है कि पोलियो माइलिटिस वायरस से बीमारी जो हुआ पोलियो, उसका जो खोज किया, टीका का खोज, वो किसने किया? पोलियो का टीका का खोज किसने किया? ठीक है, ये पूछ रहा है। उसके बाद तो यहाँ ऑप्शंस क्या क्या दे रखा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। इन चारों साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले और थोड़ा जान लेते हैं पोलियो के बारे में। तो पोलियो से हमारे शरीर में, यानी कि बच्चों के शरीर में जनरली जो जन्म लेते हैं बच्चे, उसके बाद कुछ जो जो एज होता है 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, है ना, 4 साल, इन सभी एजों में वायरस के कारण पोलियो हो सकता है। तो उसमें होता क्या है, जो हमारा बॉडी का जो पार्ट होता है, जैसे पैर हो गया, तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है। पैर हो गया, आपका हाथ हो गया, या फिर आपका मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, किसी एक साइड में आपको पैरालाइज कर देगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पैरालाइसिस कैसे होता है? ये हमारा नर्वस टिश्यू जो होता है ना, तंत्रिका ऊतक जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है, वो क्या होता है? खराब हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू। और ये होता क्यों है? तो हम लोग जो दूषित पानी पीते हैं, दूषित जल, ठीक है, वो पी लिए, या फिर खराब भोजन ही खा लिए, तो उसके रीजन से क्या होता है, आपको पोलियो हो सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि पोलियो जो है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था? 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक। ये रहा पूरा पोलियो के बारे में, मैंने बहुत कुछ इसमें बता दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन करने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम क्यों सुने हैं? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज वर्ल्ड में किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। जब तक आप बता रहे हैं मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी मिल गया कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका नाम क्या था? तो पेनिसिलिन। अगर जोनास साल्क के बारे में बात करें तो जोनास साल्क जो थे, उन्होंने क्या किया था? पोलियो का पहला टीका का खोज किया था, पोलियो के टीके की खोज किया था। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, जोनास साल्क। लेकिन और दो जो साइंटिस्ट है उसका भी नाम हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि उन लोगों ने क्या किया था। तो रॉबर्ट कॉच, देखिए रॉबर्ट कॉच, अगर आप टीबी के बारे में जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानते हैं, है ना, तो वहाँ आप देखेंगे कि टीबी का जो बैक्टीरिया था उसके बारे में खोज किया था किसने? रॉबर्ट कॉच ने। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी, बैक्टीरियालॉजी,
राइट। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या है? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन, है ना, फर्स्ट वैक्सीन का खोज किया था। जिस तरीके से कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए वैक्सीन की खोज करी गई, उसी प्रकार फर्स्ट वैक्सीन का खोज एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए किया था। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इन सब के बारे में कहानियां बताऊंगा किस तरीके से इन लोगों ने खोज किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका, जोनास साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है डिप्थेरिया, दूसरा है छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और तीसरा है चेचक जो स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कहता है कि उपर्युक्त कथनों में से किस रोग या फिर किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, ये क्वेश्चन है। तो अगर उन्मूलन का बात करें तो मैं बता दूं कि जो चेचक है, ठीक है ना, चेचक वो सबसे पहले इंडिया से मुक्त हो गया था, और वो डेट था अप्रैल 1977। ठीक है, 1977, यानी कि जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, वो अभी फिलहाल किसी को नहीं होता है। ये 1977 में हुआ था। पॉक्स भी दो तरीके से होता है, यहाँ पर दोनों ही नाम दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे पोलियो मुक्त भारत, है ना, अभी मैं क्वेश्चन में भी बताया था, पोलियो मुक्त जो किया था भारत को, वो 2014 में किया था, मार्च में। ठीक, और एक था गिनी वर्म रोग, है ना, ड्रेकुन, क्या इसको नाम बोलते हैं, गिनी वर्म रोग, इसका नाम है ड्रेकुला होता है ना, कुलोसिस। ठीक है, कुलोसिस, इससे फ्री भारत 2000 में हो गया था। तो ये रही बातें। और अभी जो डिप्थेरिया है और जो छोटी माता है, इसका अभी भी टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला आपको दोस्तों? यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका जो ऑप्शन बी है वो चेचक है ना, उसी से भारत जो है पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है, चेचक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग का क्या कारण होता है, ये आपको बताना है। तो अगर आप फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि ये जो है बेसिकली बैक्टीरिया के रीजन से होता है। अभी तक हम लोग वायरस से रिलेटेड बीमारियां देखे, अब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो है उससे रिलेटेड और सारे जो भी बीमारियां हैं उसका नाम आप यहाँ पर सुन लेंगे तो अच्छा होगा। बैक्टीरिया हम लोगों को पता है ये सबसे पहले क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि कॉलेरा होता है बैक्टीरिया के रीजन से। फिर अगर आप देखेंगे प्लेग जो फैलता है चूहों के रीजन से, वो भी इसी के वजह से होता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बना हुआ है टीबी, ये भी इसी के रीजन से होता है। लोगों में जो निमोनिया होता है ना, निमोनिया जो कफ जम जाता है तुम्हारे फेफड़े में, है ना, वो भी बैक्टीरिया के रीजन से होता है। लेप्रोसी जो होता है ना, शरीर जो वाइट पड़ जाता है, वो इसी के रीजन से होता है। फिर आप वुपिंग कफ को भी ले लीजिए, ये भी आपको बैक्टीरिया के रीजन से होता है। और ऐसे और भी बहुत सारे बीमारियां हैं। ठीक है, जो जैसे आपका फाइलेरिया जो होता है वो भी इसी से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। वो आगे भी देखेंगे पैरासाइट किस तरीके से फलेरिया का काम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम याद रखेंगे, टाइफॉइड। ये टाइफॉइड भी जो है वो आपका बैक्टीरिया के रीजन से होता है। ठीक है,
तो भोजन विषाक्तता का जो कारण होता है वो सैल्मोनेला बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। क्या नाम है इसका? सैल्मोनेला बेसिलाई बैक्टीरिया के कारण से फूड पॉइजनिंग हमारी बॉडी में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सुमिलित कीजिए। प्लेग एक तरफ है, फाइलेरिया है, बेरी है और टाइफॉइड है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। दूसरी तरफ ऑप्शन है आंतों को प्रभावित करता है, पिस्सुओं के काटने से फैलता है, तीसरा है इसमें मच्छरों से होता है और विटामिन बी की कमी से होता है। तो अगर आप इसको मिलान करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि प्लेग जो होता है वो ये पिस्सुओं जो लिखा है ना, पिस्सुओं, उसके रीजन से होता है, यानी कि यहाँ पर आप चूहों को भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो होता है वो देखिए पहला ऑप्शन दिया आंतों को प्रभावित करता है, ये तो सही नहीं है, मच्छरों से होता है। ठीक है, मच्छरों से होता है, ये हम लोग जाएंगे। यानी कि ए का हो गया तुम्हारा क्या 2, बी का हो गया तुम्हारा क्या, ए का 2, बी का हो गया 3। उसके बाद बेरी जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी के कमी से होता है। और टाइफाइड के रीजन से क्या होता है? हमारे आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि सी का ऑप्शन हो गया तुम्हारा क्या 4, और डी जो टाइफाइड है उसका ऑप्शन का सही आंसर क्या हो गया 1। 2 3 4 1। तो कहाँ है दोस्तों ये वाला 2 3 4 1? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है किन चीज़ों का? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है संक्रामक रोग है, सेकेंड ऑप्शन इज वायुजन्य रोग है, थर्ड है जलजन्य रोग है, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम अगर देखेंगे तो अभी क्या पता चला कि कोलेरा कहिए, है ना, या फिर आप टाइफाइड कहिए, ये दोनों ही जो होता है वो बैक्टीरिया के रीजन से होता है। और दोनों ही तरीके का बीमारी जो है, जल जो दूषित होता है ना, उसको पीने से ही फैलता है, यानी कि दूषित जल का सेवन करने से फैलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलजन्य रोग है। टाइफाइड एंड कोलेरा क्या हो गया? जलजन्य रोग होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर झारखंड छात्रों और झारखंडी छात्रों और झारखंड को सशक्त बनाने के लिए S4G का पहल जो है उसमें क्या आया है, झारखंड समान ज्ञान का एक किताब आया है। ठीक है, इसमें आपको 50+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको खोटा का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पंचपर्गनिया का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का नाम आपको पहचान करना है, यहाँ पर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है पैरासीटामोल और चौथा है सल्फाडायाजिन, और पांचवा ऑप्शन में लिख रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना वो कई सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उठाया है। ठीक है, 1-2 एग्जाम में नहीं, कई सारे एग्जाम्स में हर साल पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है। तो आप इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होना है, देखिए हमने देखा था कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था, और किसके द्वारा खोजा गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और दूसरा यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम है सल्फाडायाजिन। तो ये भी क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पर जो होगा आपको आंसर बनाना होगा, उसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों को आपको इसमें छांटना है। पहला ऑप्शन है तपेदिक। देखिए हिंदी नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आपको इंग्लिश नाम बताऊंगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड मलेरिया। तो देखिए तपेदिक जो होता है इसको यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, इसको साधारण भाषा में टीबी भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा का इंग्लिश तो इन्फ्लुएंजा ही है, पोलियो का तो पोलियो ही है, और मलेरिया आप लोग सभी इससे वाकिफ़ हैं क्योंकि सभी लोगों को आसपास लोगों में मच्छरों के काटने से ये बीमारी होते रहती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये जो टीबी होता है ना, वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु के रीजन से होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और इसका बैक्टीरिया का नाम ही है, क्या बैक्टीरिया का नाम है जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यही इसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तपेदिक। बाद बाकी क्या है, बाद बाकी देखिए मलेरिया को हम लोग आगे जाके देखेंगे कि पैरासाइट के रीजन से होता है, जिसका हम लोग उसमें वहाँ पर देखेंगे प्रोटोजोआ के रीजन से होता है। ठीक है, ये आगे जाके देखेंगे। फिर इन्फ्लुएंजा और पोलियो ये दोनों वायरस के रीजन से होता है। ठीक, तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एथलीट फुट ठीक है, बीमारी होती है किसके रीजन से, जीवाणुओं से। सेकेंड ऑप्शन है फफूंद से, तीसरा है प्रोटोजोआ से, चौथा है सूत्रकृमि से। सूत्रकृमि नहीं है, गोल कृमि हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथलीट फुट का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों फफूंद से। अब देखिए इसका इंग्लिश नाम भी मैं लिख देता हूँ। जीवाणु मतलब आपको बोल रहा है कि बैक्टीरिया से होता है। फफूंद मतलब आपको बोल रहा है कवक यानी कि फंगस से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ ये तो सही है, और ये गोल कृमि ये भी सही है। तो यहाँ पर जो एथलीट फुट का आंसर होगा वो मैंने बता दिया, फफूंद होगा, कवक से होता है। और ये हमारे पैरों के उंगलियों के बीच में ये से कट सा जाता है ना, उससे होता है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी ले लेते हैं कि ये जो कवक होता है ना, फंगस जो होता है, इसके रीजन से क्या क्या बीमारियां हो सकता है हमारी बॉडी में। तो कवक जनित जो रोग होता है, अच्छा इसके बारे में और एक जानकारी मैं दूं, अगर इसके बारे में आपको स्टडी करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कवक से क्या क्या बीमारी होता है, एक तो होता है दमा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा। ठीक, दूसरा क्या होता है, डर्माटिटिस। चौथा क्या हो जाता है, खाज मतलब आप समझते हैं ना इसको, स्कैबीज। ठीक है, खुजलाना। फिर नेक्स्ट क्या है, गंजापन, बाल्डनेस। ठीक, और भी बहुत सारी बीमारियां इससे होता है, ये हम लोग देखेंगे। दाद भी ले लीजिए, दाद, रिंगवॉर्म, ये बहुत फेमस बीमारी है, ये भी पूछा जाता है, रिंगवॉर्म। तो ये सारी बीमारियां जो है फंगस के रीजन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सा रोग कवक के कारण से होता है। तो कवक के कारण यानी कि वही फंगस के रीजन से, फंगस के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन आर पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए त्वचा का प्रदाह का मतलब होता है डर्मेटिटिस। ठीक है, डर्मेटिटिस ये त्वचा से रिलेटेड है, ये आपका हमारा चमड़ा से रिलेटेड है। तो डर्मेटिटिस हमने अभी देखा कि कवक के रीजन से ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का बी, त्वचा का प्रदाह।
पोलियो किसके रीजन से होता है? वायरस के रीजन से होता है। हैजा किसके रीजन से होता है? बैक्टीरिया के रीजन से होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? कुछ सेकंड का पॉज था दोस्तों। मलेरिया एवं डेंगू में निम्नांकित में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, ये आपको बताना है। जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो पहला कह रहा है कि ये ज्वर है, ज्वर यानी कि बुखार बिल्कुल है, फीवर है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही फीवर होता है। दूसरा ऑप्शन है मच्छर की काट है, बिल्कुल है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है। मानव प्रजाति में होता है, बिल्कुल होता है। और ये मच्छर प्रजाति जो है वो दोनों बिल्कुल अलग है, ये आपको जानना है। तो अगर आप मलेरिया के बारे में जाने तो मलेरिया जो है मादा यानी कि फीमेल है ना, फीमेल मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। तो यानी कि फीमेल उसको लिखेंगे हम लोग फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, उसके काटने से होता है। और अगर आप डेंगू का बात करें तो डेंगू जो है वो एडिस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उभयनिष्ठ नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। मच्छर प्रजाति दोनों अलग अलग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में आप जानें तो ये क्या होता है? एक पैरासाइट होता है, यानी कि दूसरे किसी परजीवी जिसको बोलते हैं, दूसरे पर निर्भर रहता है। पहला ऑप्शन है हैजा, पहला ऑप्शन दे रहा है हैजा, दूसरा दिया है डिप्थेरिया, तीसरा दिया है निमोनिया और चौथा दिया है मलेरिया। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है ये जानना है, तो एक एक करके देखते हैं। हैजा जो है हमने देखा बैक्टीरिया के रीजन से होता है, ठीक है, हैजा यानी कि कॉलेरा। डिप्थेरिया डीपीटी, अब ऐसे भी फेमस नाम है डीपीटी, ठीक है। डीपीटी जो होता है वो तीनों ही बैक्टीरिया के रीजन से होता है, डिप्थेरिया, ठीक है, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये हो गया बैक्टीरिया से ही रिलेटेड, है ना, बैक्टीरिया से ही रिलेटेड हो गया। फिर हो गया निमोनिया। तो निमोनिया अभी हम लोगों ने देखा वो फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो और वो हमने देखा कि कवक फंगस से हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी लिया और उसमें मैंने बताया कि प्रोटोजोआ के रीजन से होता है। और प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये भी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये भी हमने देखा कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, यानी कि वाहक जो है वो मच्छर है। उसके बाद मैं इसमें और 2-3 नाम आपको बताऊंगा प्रोटोजोआ में जो आएगा। 2 नाम तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहला क्या? पहला आप याद रखिए स्लीप सिकनेस, है ना, स्लीप सिकनेस। तो स्लीप सिकनेस जो होता है वो सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सीसी फ्लाइज जो है वो स्लिप सिकनेस का वाहक है। दूसरा है काला आजार, ठीक है, काला आजार, ब्लैक फीवर, है ना, काला आजार, डायरिया। तो इसमें क्या होता है? सैंड फ्लाई के रीजन से होता है। ये सैंड फ्लाई के रीजन से नहीं होता है, यानी कि सैंड फ्लाई जो है इसका वाहक है। ये दोनों ही नाम बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्लीप सिकनेस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको प्रोटोजोआ का नाम पूछे, जैसे यहाँ पर मलेरिया का मैंने बताया प्लाज्मोडियम, उसी तरह स्लीप सिकनेस में क्या नाम है इसका? ट्रिप्नोसोमा। क्या नाम है दोस्तों?
ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा। अगर आप कालाजार का बात करें तो इसमें क्या होता है, लिशमेनिया। क्या होता है, लिशमेनिया, ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गोल कृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फ्लूओरोसिस, इंसेफ्लाइटिस और कुष्ठ रोग। अगर इसका आंसर आप बनाना चाहें तो देखिए, नीमोटोड ये भी एक क्या है, ये भी एक पैरासाइट है। क्या है दोस्तों, पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। और इसके रीजन से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। क्या होता है, फाइलेरिया होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइलेरिया। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है, फाइलेरिया का दूसरा नाम हाथी पांव भी है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हाथी पांव, ठीक है। और किस रीजन से होता है, गोल कृमि के रीजन से होता है, ठीक है। और इसमें जो पैरासाइट होता है उस पैरासाइट का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है, देखिए, वच्चेरेरिया बैनक्रॉप्टी, ये उसका नाम है, ठीक है, उस पैरासाइट का नाम है। और इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। कौन होता है दोस्तों, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इसका वाहक होता है, ठीक है। तो इतने सारी जानकारियां आपको गोल कृमि से मिला, फाइलेरिया बीमारी से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मिलान करना है। प्लेग जो है, एड्स, गंजापन और मलेरिया किन रीजन से होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी जस्ट इसको मिला लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखें मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के रीजन से होता है। गंजापन जो होता है वो फंगस के रीजन से होता है। एड्स किसके रीजन से होता है, तो HIV वायरस के रीजन से होता है। और प्लेग किसके रीजन से होता है, तो प्लेग जो है जीवाणु बैक्टीरिया के रीजन से होता है। तो ए का 4 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्लीप सिकनेस। देखिए मैंने जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वहीं से सारे क्वेश्चंस भी हैं। निद्रा रोग, स्लीप सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो किससे होती है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से और ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि 3 नाम प्रोटोजोआ में मैंने बताया, ठीक है, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्वासिकोर होता है। रक्तचाप से क्या होता है, रक्तचाप बढ़ने से हमको हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ट्रिपेनोसोमा नामक एक से सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके रीजन से क्या होता है, स्लीप सिकनेस में मैंने और एक नाम याद रखने के लिए बोला था, सीसी फ्लाई। ये क्या है, उसका वाहक है, सीसी फ्लाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, नहीं है बोला है, यानी कि आनुवांशिक रोग भी बहुत सारे होंगे, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर के रीजन से या फिर जेनेटिक कोड में चेंजेस के रीजन से, किसी भी रीजन से होगा वो आनुवांशिक रोग कहलाएगा, ठीक है, हेरिडिटी। तो पहला ऑप्शन दिया है रौतंदी, दूसरा दिया है रंजकहीनता, तीसरा दिया है हीमोफीलिया और चौथा दिया है वर्णांधता। तो देखिए यहाँ पर वर्णांधता दिया है, तो वर्णांधता मतलब क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो गया दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है रेड एंड ग्रीन ना, रेड एवं ग्रीन कलर को क्या करता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों, तो हीमोफीलिया इसका और एक नाम है, आपको बता दूं मैं, शाही रोग। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का जो है
वो जमता नहीं है, बहुत लेट से जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि रानी विक्टोरिया को पहले पहले ये हुआ था और रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में आगे और बताऊंगा। रंजकहीनता यानी कि वही बात हो गया, ये कलर्स जो होता है वो उन सभी चीज़ों को नहीं बता पाता है। और रतौंधी अभी मैंने बताया नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ आंसर आपको क्या मिल गया? ये रंजकहीनता ये भी आपको आनुवांशिक रोग है, हेमोफीलिया ये भी आनुवांशिक रोग है, और वर्णांधता ये भी आनुवांशिक रोग है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा था यहाँ पर। तो इसका अगर हम लोग आंसर बनाएंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रतौंधी इसका आंसर हो जाएगा, जो आनुवांशिक रोग के रीजन से नहीं फैलता है। ठीक है, और ये तीनों आपको क्या मिला? आनुवांशिक रोग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहन यानी वहन करता है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होती है। ऑप्शन बी दिया है स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होती है। ऑप्शन सी दिया है पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है। और वहन ऑप्शन डी दिया है कि पुरुष वहन करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। तो इसका अगर आंसर आप बनाना चाहेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो, इसका जो वहन करता है दोस्तों वो स्त्रियां करती है और प्रकट जो होता है हीमोफीलिया वो पुरुषों में होता है। यानी कि जो वहन करता है वो स्त्रियां करता है, उसमें एक्स जो होता है ना दोस्तों, एक्स है ना, एक्स गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वही करता है। चूँकि पुरुषों में सिंगल क्रोमोसोम है तो वो नहीं कर पाता है उसका वहन। डबल क्रोमोसोम जिसके पास एक्स वाला है वो करता है, वो स्त्रियां होती है। लेकिन ये दिखता किस में है? ज़्यादातर पुरुषों में दिखता है। ठीक है, ये हो गया हीमोफीलिया। किसके रीजन से होता है? ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो स्त्रियों के द्वारा वहन किया जाता है। और भी अगर आप आनुवांशिक रोगों के बारे में जानना चाहें तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम नाम मिलेगा, उसके बाद आपको टर्नर सिंड्रोम का भी नाम मिलेगा, उसके बाद आपने हीमोफीलिया तो देख ही लिया, फिर और एक बहुत बड़ा नाम मिलेगा थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। और आपने कलर ब्लाइंडनेस तो देख ही लिया। तो ये सभी जो बीमारियां हैं वो आनुवांशिक रूप में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड कि एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है ये डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी दिया है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण दिया है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण से होता है। तो अगर इसका आंसर आप सही तरीके से बनाना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, जिस व्यक्ति में होता है, उसका 21वां जो जोड़ा है क्रोमोसोम का, 21वां जोड़ा। ठीक है, हमारे बॉडी में कितना टोटल होता है? 23 पेयर्स होते हैं। उसमें 21st पेयर जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। यानी कि इसमें 2 ही क्रोमोसोम होना चाहिए था, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 44 होना चाहिए था और +2 होना चाहिए था 2n। लेकिन अभी कितना हो जा रहा है? +1 हो जा रहा है। मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें ऐड हो जा रहा है, जिसके रीजन से क्या होता है, इसमें नपुंसकता आ जाती है। और ये किस में होता है? ज़्यादातर पुरुषों में होता है। ये किस में होता है दोस्तों? पुरुषों में होता है। राइट, यहाँ तक आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड। और मैं और एक नाम जो बताना चाहूँ, उसमें टर्नर सिंड्रोम का भी नाम आप देख लीजिए। टर्नर
सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम 46 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या होता है 44 है, और एक जो तुम्हारा लिंग गुणसूत्र जो होता है, जो तुम्हारा जेंडर को डिफाइन करता है, जेंडर क्रोमोसोम जो होता है, उसमें एक की कमी हो जाती है, यानी कि यहाँ टोटल आपको जो मिलेगा वो 45 ही मिलेगा, 46 नहीं मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मोनोसोमिक, ठीक है, मोनोसोमिक। और डाउन सिंड्रोम को हम लोग क्या नाम दिए थे, क्या बोलते थे इसको, ट्राइसोनोमिक, ठीक है, यहाँ हो गया मोनोसोमिक। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ये याद रखिएगा। और एक होता है क्लेनफेल्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, स्त्रियां जो होती है ना, स्त्रियां यहाँ पर वो नपुंसक हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नपुंसक स्त्रियां, राइट। और एक नाम है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लेनफेल्टर। इसमें क्या होता है, देखिए 44 प्लस जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसके रीजन से क्या होता है, उसका लिंग निर्धारित नहीं हो पाता है, और ये क्या होता है, पुरुष जो होता है यहाँ पर नपुंसक हो जाता है। तो चलिए, इससे अब जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है थाइमिन। थाइमिन में थाइमिन के रीजन से बेरी होता है, स्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी होता है, विटामिन ए से वर्णांधता होता है, और विटामिन के से रक्त जमना होता है। तो देखिए दोस्तों, थाइमिन यानी कि हो गया विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी, और विटामिन बी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, उससे बेरी होता है। स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है, जो हमारे मसूड़ा जो है खराब हो जाता है, वो होता है। विटामिन ए से लिख दिया यहाँ वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जो कि नहीं होता है। यहाँ एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए था, रतौंधी होना चाहिए था, ठीक है। और विटामिन के से रक्त जमता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ये सही सम्मिलित नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किसका, विटामिन डी का, हार्मोन का, हीमोग्लोबिन का और प्रोटीन का। तो देखिए, थैलीसीमिया सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये भी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोगों में हीमोग्लोबिन जो बनता है हमारे बॉडी में ना, वो बनाने की क्षमता खो देता है थैलीसीमिया में। थैलीसीमिया में क्या संश्लेषण नहीं कर पाता है दोस्तों, तो थैलीसीमिया में हीमोग्लोबिन संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसलिए उसको क्या होता है, हमेशा ब्लड की आवश्यकता पड़ते रहता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन आपको बता दूं, यानी कि आरबीसी, और आरबीसी जो है वो क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका ये वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके पहुंचाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पॉज है दोस्तों, और मैं बताना चाहूँ कि स्टडी फॉर गोल्स जो है सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के लिए एक बुक फिर से लेके आया है। इसमें पेपर 1 से 5 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, पेपर 2 से 15, पेपर 3 से 15 एंड पेपर 4 से 15 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, यानी टोटल 50 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप JSS CGL का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी एक किताब मिलेगा, जिसमें पेपर 1 से 15 मॉक टेस्ट एंड पेपर 2 से 50 मॉक टेस्ट मिलेगा, और बहुत ही कम प्राइस 349 रुपीज़ में। दोस्तों, अगर आपको हम लोगों का वीडियो लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहा है, प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हमेशा दबा के रखें। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है। ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पहले चेक कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है यूरिया, दूसरा दिया है यूरिक अम्ल, तीसरा दिया है एल्बुमिन और चौथा दिया है कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो यूरिक अम्ल होगा, यूरिक एसिड के
रीजन से जो है गठिया रोग होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस है ना, सिलिकोसिस क्या होता है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है वो देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है गुर्दा संबंधी बीमारी है, दूसरा है यकृत संबंधित बीमारी है, तीसरा है फेफड़े संबंधित बीमारी है, और चौथा दिया है अव्यवस्थित तंत्रिका तंत्र। तो सिलिकोसिस में बता दूं ये हमारे बॉडी का फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का सी। और ये क्यों होता है? तो ये देखिए यहाँ सिलिकन एक्चुअल में क्या बोल रहा है, धूल कण जो होता है ना, धूल कण वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और फेफड़े में जम जाता है। फेफड़े में क्या होता है, जम जाता है। इसके रीजन से क्या होता है, फेफड़ा सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, सांस लेने में हमें परेशानी होने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सही जोड़ा बनाइए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया यानी रक्त की कमी। दूसरा दिया है गला घोंटू गोइटर। ठीक है, तीसरा दिया है रोतंती यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, और चौथा दिया है बेरीबेरी। तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, विटामिन बी की कमी से, लोह तत्व की कमी से, आयोडीन की कमी से, और विटामिन ए की कमी से। तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन सही तरीके से चूज करना चाहें तो आपको आराम से देखिए मिल जाएगा। एनीमिया जो होता है वो लोह तत्व की कमी से हो जाता है, यानी हमारे बॉडी में अगर लोहा की कमी हो गया तो आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरा ऑप्शन था गला घोंटू यानी गोइटर, तो गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। चौथा दिया है तीसरा ऑप्शन दिया है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। वो अभी हम लोगों ने देखा था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है बेसिकली विटामिन ए की कमी से हो जाती है। और बेरी जो होता है वो थायमिन की कमी से होता है, यानी कि विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या मिल गया, ए का 2, ठीक है, और बी का 3, ए का 2 बी का 3 कहाँ मिला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि वही गोइटर का बात कर रहा है, ये गोइटर का बात कर रहा है, किसके कमी से होता है। तो ये हजारों बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो गया है तो आपको उससे घेंगा रोग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। ऑप्शन सर फ्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन नाइट्रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आर्सेनिक। तो ब्लू बेबी देखिए इस ऐसे भी हम लोग नाइट्रोल को, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो बेसिकली हम किससे होता है, नाइट्रेट के रीजन से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रेट। अगर आप इसका यहाँ पर और भी जो ऑप्शंस दिया है उसके बारे में जानना चाहें तो देखिए फ्लोराइड दिया हुआ है। तो फ्लोराइड के रीजन से क्या होता है, नॉक नी सिंड्रोम होता है, नॉक नी सिंड्रोम। और आप अगर जानना चाहें तो इसमें आपको मिलेगा 2-3 नाम आप फेमस है, वो सब आप याद रख लीजिए। यहाँ पर तो आपने नाइट्रेट के बारे में पढ़ लिया कि उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो अगर फिर और आपसे पूछा जाए पारा, है ना, यानी मरकरी, तो मरकरी जो है उसके रीजन से मिनीमाटा रोग होता है, मिनीमाटा डिजीज होता है। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज होता है। उसके बाद अगर आप और एक नाम याद रखें तो कैडमियम का नाम याद रख लीजिए। कैडमियम से क्या होता है दोस्तों, कैडमियम की कमी अगर हो जाए तो आपको इटाई बीमारी हो जाएगी। राइट, तो इतना नाम फेमस है, इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर से कहता है कि इसमें आपको सुमेलित करना है और उसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। पहला है कोबाल्ट 60 से शरीर के अंतरंग के अर्बुद यानी कि ग्लैंड का उपचार करते हैं। आयोडीन थायराइड अर्बुद का उपचार करते हैं, यानी कि यहाँ बीमारी होगा थायराइड ग्लैंड का उपचार करते हैं। फास्फोरस 32 से श्वेत
रक्तता का उपचार करते हैं और गोल्ड 198 से रेटिना दोषों का उपचार करते हैं। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप सही तरीके से देखें तो आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट 60 जो है शरीर के अंतरंग, यानी कि यहाँ सीधा सीधा बात कर रहा है ये कैंसर का, तो बिल्कुल कैंसर से रिलेटेड है कोबाल्ट 60, उसका यूज़ करते हैं वहाँ पर। आयोडीन 131, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस भी याद रखेंगे आप जो सही है। आयोडीन 131 थायराइड जो हो जाता है ग्लैंड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड खराब हो जाने के रीजन से, तो उसमें जो है आयोडीन 131 के जरिए उपचार किया जाता है। ये सभी क्या है, रेडियो समस्थानिक है, ठीक है, रेडियो समस्थानिक है, आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है। फास्फोरस 32 का यूज़ जो है वो किस में करते हैं हम लोग, श्वेत रक्त का उपचार करने में, यानी कि WC अगर आपका कम होने लगा है ना, या फिर बढ़ने लगा, यहाँ पर एक बीमारी हो जाएगी आपको, ठीक है, उसका उपचार करने के लिए, एक कैंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया का उपचार जो है फास्फोरस 32 से करते हैं। लेकिन गोल्ड 198 से जो है हम लोग रेटिना दोषों का उपचार नहीं करते हैं। ये भी बेसिकली क्या है, गोल्ड का रेडियो समस्थानिक है और ये हम लोग कैंसर के उपचार में ही यूज़ करते हैं, कैंसर के उपचार में ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर का बात कर रहा है ये, तो देखिए ब्लड कैंसर में ऑप्शन दिया है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का यूज़ तो हम लोग बिल्कुल करते हैं, और एक ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखा है वो फास्फोरस 32 दे रखा है, इसका भी यूज़ जो हम लोग ब्लड कैंसर में करते हैं दोस्तों। और ये दोनों नाम आपने देखा कि आयोडीन 131 जो है वो किससे रिलेटेड था, थायराइड से रिलेटेड था। सोडियम 24 जो है रक्त का जो थक्का जम जाता है ना बॉडी के अंदर, रक्त का थक्का, उसका पहचान के लिए हम लोग सोडियम 24 का यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर रक्त का थक्का जम गया है उसका पहचान करने के लिए सोडियम 24 का यूज़ करते हैं। और फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का यूज़ हम लोग कैंसर का उपचार करने के लिए करते हैं। और एक आप नाम याद रखेंगे, वो भी पूछता है आर्सेनिक 74। तो आर्सेनिक 74 का यूज़ जो है हम लोग ट्यूमर की पहचान करने के लिए करते हैं, है ना, ट्यूमर की पहचान, ठीक है, ट्यूमर, राइट। और कुछ जानना है इसमें, मेरे ख्याल में तो नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। आजकल और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिनीमाटा व्याधि यानी कि बीमारी निम्न धातुओं की हानिकारक मात्रा के कारण होती है, कमी यहाँ कर दो, ठीक है, कमी के कारण होती है। तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, हमने अभी देखा था पारा, ठीक है, पारा की, सॉरी यहाँ कमी तो नहीं होगा, मिनीमाटा पारा की अधिकता के रीजन से, ठीक है, ये कमी नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अधिकता के रीजन से होगा। तो पारा की अधिकता अगर पानी में हो जाए और उसका सेवन हम लोग कर लें, अगर उसको पी लें, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा आपको मिनीमाटा बीमारी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया आपका पारा। बाद बाकी तो मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा दोस्तों, उसमें भी आपको 20 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका रोग एवं उपचार से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपको याद हो जाएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप अगर आंसर की का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसका यहाँ पर देखिए आंसर की बना हुआ है, आप आराम से आंसर की का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया कि स्टडी फॉर गोल्स जो चैनल है हमारा, जो इसका ऐप है एंड्रॉयड ऐप, उसको आप आराम से गूगल पे में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और तरह तरह के जितने भी आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं।
अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम चैनल ये रहा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं और खोटा से रिलेटेड भी एक अलग से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और खोटा स्पेशल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा टीम जो है स्टडी फॉर गोल्स काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक से एक टॉपिक ला रहे हैं और सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए सभी तरीके का बुक भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स परिवार के साथ जुड़े रहिए और हमारा मनोबल अपने लाइक और सब्सक्राइबर द्वारा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।